मुख्तार अंसारी का पार्थिव शरीर परिजनों को सौंपा जा चुका है। मुख्तार के शव की गाजीपुर पहुंचने से पहले उनके बड़े भाई सिबकतुल्लाह अंसारी का बयान सामने आया। उन्होंने बताया कि मुख्तार अंसारी को आज सुपुर्द खाक किया जाएगा। इस दौरान परिवार और करीबी लोग शामिल होंगे। तो मुख्तार अंसारी के भाई सिबकतुल्लाह का बयान सामने आया है। सुबह 10 बजे सुपुर्द खाक होंगे मुख्तार अंसारी। परिवार और करीबी लोग जनाजे में शामिल होंगे। जनाजे की नमाज अदा की जाएगी। उसके बाद मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक किया जाएगा। सुबह 8 बजे से आम लोगों के लिए दर्शन खुले होंगे और अधिकारी जो बता रहे हैं कि 8 बजे के बाद सुबह आम लोग मुख्तार अंसारी के दर्शन कर पाएंगे। लाश काफी देर से मिली, इसलिए रात के में संभव नहीं है कि मिट्टी दी जा सके। सुबह 10 बजे जनाजे की नमाज होगी और उसके फौरन बाद मिट्टी दी जाएगी। सभी से मेरी गुजारिश है कि उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। लेकिन सिर्फ मुख्तार अंसारी नहीं, उसका पूरा परिवार ही अपराध की दुनिया से जुड़ा है। मुख्तार की पत्नी, दोनों बेटों और उसके दोनों भाइयों पर गंभीर अपराध के कई मामले दर्ज हैं। और उत्तर प्रदेश पुलिस ने तो मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशां अंसारी पर इनाम तक घोषित कर रखा है। लंबे वक्त से उत्तर प्रदेश पुलिस अफशां की तलाश में जुटी है, लेकिन वो करीब 1 साल से फरार चल रही है। पुलिस के मुताबिक मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशां पर 11 मुकदमे दर्ज हैं। बड़े बेटे अब्बास अंसारी पर 8 मुकदमे हैं और अब्बास की पत्नी निखत अंसारी पर भी एक केस दर्ज है। मुख्तार के छोटे बेटे उमर के खिलाफ भी उत्तर प्रदेश पुलिस ने 6 मुकदमे दर्ज किए हैं। इसके अलावा मुख्तार के बड़े भाई सिबकतुल्लाह अंसारी पर भी 3 केस दर्ज हैं। गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार और मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी पर भी 7 मुकदमे उत्तर प्रदेश पुलिस ने दर्ज किए हैं। मुख्तार अंसारी के परिवार के खिलाफ धोखाधड़ी, जमीन पर कब्जा करने, हत्या के प्रयास और गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किए गए। मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस के मुताबिक मुख्तार के अपराध के साम्राज्य में उसका परिवार भी भागीदार था। और जेल में रहते हुए ही एक के बाद एक मुख्तार अपराध की बड़ी वारदात को अंजाम दिलाता रहा। मुख्तार अंसारी पर 61 केस दर्ज थे। इनमें हत्या के 8 केस तो जेल में रहने के दौरान दर्ज हुए थे। मतलब ये कि मुख्तार जिस भी जेल में रहा उसका रुतबा हमेशा बना रहा। कहते हैं कि उस वक्त सियासी संरक्षण की वजह से जेलर कोई भी हो, चलती मुख्तार की थी। खबरों के मुताबिक मुख्तार अंसारी जेल से ही गैंग चलाता था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मार्च 2023 में एक शूटर की जमानत पर सुनवाई के दौरान मुख्तार गैंग को देश का सबसे खतरनाक गिरोह कहा था। मुख्तार अंसारी पर दर्ज कुल 61 में हत्या के 8 केस तो जेल में रहने के दौरान दर्ज हुए थे, जिसका मतलब यह है कि वो बड़े आराम से जेल में बैठकर हत्या, लूट, अपहरण और अवैध वसूली के अपने रैकेट को चला रहा था। और जिस वक्त गाजीपुर में बीजेपी नेता कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी, उस वक्त मुख्तार अंसारी जेल में सजा काट रहा था। 2002 में लखनऊ जेल में बंद मुख्तार अंसारी ने तो उस वक्त के जेलर शिव कुमार अवस्थी के सिर पर जेल के अंदर ही पिस्तौल तान दी थी। खबरों के मुताबिक मुख्तार अंसारी उससे जेल में मिलने आए 2 गुर्गों की तलाशी लिए जाने से नाराज हो गया था और बहस के दौरान उसने अपने गुर्गे की पिस्तौल जेलर शिव कुमार अवस्थी पर तान दी थी। जेलर शिव कुमार अवस्थी ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ इस मामले में लखनऊ के आलमबाग थाने में केस दर्ज कराया था। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को मुख्तार की मौत की जानकारी काफी देरी से मिली। जानकारी के मुताबिक करीब 11 घंटे बाद अब्बास अंसारी तक मौत की खबर पहुंची। आपको बता दें कि अब्बास अंसारी कासगंज जिला जेल में बंद है। ऐसे में उनके पिता मुख्तार अंसारी के जनाजे में शामिल होने पर संदेह है। तो अब्बास अंसारी को देर से मिली मौत की जानकारी। अब्बास अपने पिता के जनाजे में शामिल होगा या नहीं, इस पर अभी संदेह है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को मुख्तार की मौत की जानकारी काफी देरी से मिली। करीब 11 घंटे बाद अब्बास अंसारी तक मौत की खबर पहुंची। आपको बता दें कि अब्बास अंसारी कासगंज जिला जेल में बंद है। इस बीच मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी उसके जनाजे में शामिल नहीं हो पाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अब्बास अंसारी उत्तर प्रदेश की कासगंज जेल में बंद है। हालांकि उसने इलाहाबाद कोर्ट में याचिका दाखिल कर पैरोल दिए जाने की मांग की थी, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को राहत नहीं मिली। अब्बास अंसारी ने अपने पिता मुख्तार अंसारी के जनाजे में शामिल होने के लिए जो अर्जी हाईकोर्ट में लगाई थी, उस पर सुनवाई ही नहीं हो सकी। बताया गया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस संजय सिंह की बेंच को इस मामले की सुनवाई करनी थी, लेकिन जस्टिस संजय सिंह की बेंच कोर्ट में बैठी नहीं थी। इसलिए इस मामले को जस्टिस समित गोपाल की बेंच में ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन जस्टिस समित गोपाल की बेंच ने दूसरी बेंच से आए किसी भी केस की सुनवाई करने से इनकार कर दिया। और यही वजह रही कि अब्बास अंसारी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी और अब्बास अंसारी की मुश्किलें बढ़ गईं। वो पिछले 13 महीनों से जेल में बंद है। अब्बास अंसारी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से मऊ का विधायक है। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में उसे साल 2022 में गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तारी के बाद उसे पहले उत्तर प्रदेश की चित्रकूट जेल में रखा गया था,
लेकिन पिछले साल फरवरी महीने में उसे कासगंज जेल भेज दिया गया। बताया गया कि अब्बास अंसारी की पत्नी निखत नियमों के खिलाफ जाकर जेल में उससे मिलने आती थी, लेकिन अधिकारियों को भनक लगी तो उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद अब्बास अंसारी को कासगंज जेल भेज दिया गया था। जेल से ही उसने अपने पिता के जनाजे में शामिल होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की और हाईकोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई न होने पर अंसारी परिवार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया। लेकिन इस बीच अब्बास अंसारी के विवादास्पद बयान का एक वीडियो भी सामने आ गया। यह बयान उसने 2 साल पहले यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान दिया था और अब्बास अंसारी के उस बयान का वीडियो फिर चर्चा में आ गया। उसमें वो अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग के बारे में विवादास्पद बयान देता नजर आया था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। जो यहां है वो यहां ही रहेगा, पहले हिसाब किताब होगा। अब्बास अंसारी का यह वीडियो मार्च 2022 का बताया गया। उस वक्त उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार किया जा रहा था और चुनाव प्रचार के दौरान ही मऊ में अब्बास अंसारी ने जनसभा के बीच ये विवादास्पद बयान दिया था। इतना ही नहीं, उसने अधिकारियों पर अपने पद का गलत इस्तेमाल करने का भी आरोप लगा दिया था। इसके अलावा अब्बास अंसारी ने कई ऐसी बातें कही थी जिस पर विपक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई थी और विवादास्पद बयान देने के आरोप में FIR भी दर्ज हुई थी। जबकि इस मामले में चुनाव आयोग ने भी संज्ञान ले लिया था, यानी अपने पिता की तरह अब्बास अंसारी का भी विवाद और अपराध से रिश्ता रहा है, क्योंकि विवादास्पद बयान देने के कुछ महीनों बाद ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। महाराष्ट्र से बड़ी खबर मिल रही है। लोकसभा चुनाव के लिए महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बुरी तरीके से फंस चुका है। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र की 4 से 6 सीटों पर कांग्रेस पार्टी महाविकास आघाड़ी के दूसरे साथी उद्धव गुट और शरद पवार गुट के सामने प्रत्याशी उतारने की तैयारी है। बताया जा रहा है कि सांगली, भिवंडी और मुंबई की 2 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस फ्रेंडली फाइट करने वाली है। महाराष्ट्र कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष नसीम खान ने बताया कि आला कमान का फैसला है कि कांग्रेस 6 सीटों पर फ्रेंडली फाइट करेगी। तो आपको बताएं कि कुछ सीटें ऐसी हैं जिस पर पेच फंसा हुआ है। महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है। महाराष्ट्र की 4 से 6 सीटों पर कांग्रेस पार्टी महाविकास आघाड़ी के दूसरे साथी उद्धव गुट और शरद पवार गुट के सामने प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रही है। जिस तरह से हमारे महाविकास आघाड़ी के दल शिवसेना ने या पवार साहब के राष्ट्रवादी ने जिस तरह से हठधर्मी दिखाई है और उससे कांग्रेस का कार्यकर्ता और कांग्रेस के महाराष्ट्र के सभी नेता नाराज हैं। अब हम लोग ये सोच रहे हैं कि जो हमारी परंपरागत सीट है, चाहे वो सांगली हो, भिवंडी हो, उत्तर मध्य मुंबई हो, उत्तर पश्चिम हो, ऐसी जो 5-6 सीटें हमारी हैं, उन सीटों पर हम लोग क्यों ना फ्रेंडली फाइट करें, दोस्ताना तरीके से चुनाव लड़ें। जैसे कि पंजाब में केजरीवाल जी के साथ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, दिल्ली में हमारा उनके साथ गठबंधन है, पंजाब में एक सीट पे गठबंधन है, बाकी सीटों पे हम फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं। तो हम मुंबई और महाराष्ट्र में भी फ्रेंडली फाइट करने की हमारी तैयारी है और ये सोच और ये फैसला दिल्ली हाईकमान को, आला कमान को बता दिया गया। दरअसल कांग्रेस का दावा है कि शिवसेना ने उन सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं जहां कांग्रेस मजबूत है। अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर किन सीटों पर कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार गुट के सामने फ्रेंडली फाइट करेगी। एक एक करके हम आपको बताते हैं। सबसे पहले भिवंडी लोकसभा सीट की हम बात कर लेते हैं और देखिए इसमें दावेदार कौन कौन है। भिवंडी लोकसभा सीट की इस सीट पर कांग्रेस और शरद पवार गुट दोनों अपनी दावेदारी कर रहे हैं। 2019 में बीजेपी ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी, कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी। दूसरी है सांगली लोकसभा सीट। इस सीट पर उद्धव गुट ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है, जिससे कांग्रेस खपा है। 2019 में यह सीट बीजेपी ने जीती थी। अब तीसरी सीट की बात कर लेते हैं। उत्तर पश्चिम मुंबई की लोकसभा सीट है। उद्धव गुट का प्रत्याशी घोषित होने से कांग्रेस पार्टी नाराज है। 2019 में इस सीट पर शिवसेना जीती थी और कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी। चौथी सीट है मुंबई दक्षिण मध्य सीट। इस सीट पर भी उद्धव गुट ने प्रत्याशी की घोषणा की है, जिससे कांग्रेस पार्टी नाराज है। 2019 में इस सीट पर शिवसेना जीती थी और कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी। इस बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह मिल रही है कि महाराष्ट्र में आज एनसीपी का शरद पवार गुट उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकता है। बताया जा रहा है कि पहली लिस्ट में 6 से 7 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है। तो ये संभावित नाम भी हम एक एक करके आपको बताएंगे। आज एनसीपी की पहली लिस्ट आ सकती है। शरद गुट 6 से 7 नामों का ऐलान कर सकता है और बारामती से सुप्रिया सुले को टिकट मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें
शिथूर से अमोल कोल्हे को टिकट मिल सकता है, तो 6 से 7 नामों का ऐलान आज हो सकता है। अब संभावित लिस्ट में कौन कौन से नाम हैं यह आपको बताते हैं। बारामती से सुप्रिया सुले, शिथूर से अमोल कोल्हे, अहमदनगर से नीलेश लंके, सातारा से बाला साहेब पाटिल, बीड़ से बजरंग सोनावड़े को टिकट मिलने की संभावना है। तो आज ऐलान होगा शरद गुट की संभावित लिस्ट भी हम आपको बता रहे हैं। सातारा से बाला साहेब पाटिल को टिकट मिल सकता है, इसके अलावा बीड़ से बजरंग सोनावड़े को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। महाराष्ट्र से एक और बड़ी खबर मिल रही है। आज कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगने वाला है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल की बहू अर्चना पाटिल आज बीजेपी में शामिल हो सकती है। अर्चना पाटिल ने बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है। आज मुंबई में उनके बीजेपी में शामिल होने की संभावना है। इससे पहले अशोक चव्हाण, मिलिंद देवड़ा, बाबा सिद्दीकी जैसे बड़े नेता भी कांग्रेस का दामन छोड़ चुके हैं। बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर, महागठबंधन में सीट शेयरिंग के बाद पूर्णिया में बड़ा घमासान देखने को मिलने वाला है। दरअसल समर्थकों के हंगामे के बाद पप्पू यादव ने पूर्णिया से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पप्पू यादव 2 अप्रैल को नामांकन करने वाले हैं। बड़ी बात यह है कि आरजेडी इस सीट से पहले ही बीमा भारती को उम्मीदवार बना चुकी है, तो पूर्णिया से दावेदारी नहीं छोड़ रहे हैं पप्पू यादव। 2 अप्रैल को नामांकन दाखिल करूंगा, ये पप्पू यादव कह रहे हैं। बिहार की पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि गठबंधन के तहत ये सीट आरजेडी के खाते में चली गई है। चंद्रमोहन, न्यूज 18 इंडिया संवाददाता फोन लाइन पर मौजूद है। चंद्रमोहन, पप्पू यादव तो दावेदारी नहीं छोड़ रहे हैं, 2 को नामांकन दाखिल करने वाले हैं, आगे क्या होगा? बिल्कुल, देखिए कल जो है वो महागठबंधन में सीटों का ऐलान हो गया है और पूर्णिया सीट जो है वो आरजेडी के खाते में चली गई है। ऐसे में पप्पू यादव पहले यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते थे और इसी के लिए उन्होंने अपने पार्टी का विलय भी कराया था कांग्रेस में और लगातार वो पूर्णिया में बने हुए हैं। और अब उन्होंने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि 2 अप्रैल को वो नामांकन पत्र भरेंगे। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उनका साफ तौर पर यह कहना है कि वो कांग्रेस के टिकट पर नामांकन भरेंगे और पूर्णिया में फ्रेंडली फाइट होने जा रहा है। साफ तौर पर समझा जा सकता है कि पप्पू यादव पहले से यह दबाव बनाते रहे हैं कि वो वहां से चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस के टिकट पर लड़ेंगे, लेकिन यह जो सीट है वो आरजेडी के खाते में चला गया है। बावजूद इसके पप्पू यादव इस सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। 2 तारीख के बाद दिलचस्प देखने वाली लड़ाई होगी कि आरजेडी और कांग्रेस जो पूरे बिहार में गठबंधन की बात कर रही है वो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव मैदान में नजर आएगी। ठीक है चंद्रमोहन, शुक्रिया आपका। तो पप्पू यादव के पूर्णिया से चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि आरजेडी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है, किसी व्यक्ति के साथ गठबंधन नहीं हुआ है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सीट शेयरिंग की बात जनवरी से चल रही है, ये 5 दलों का गठबंधन है। हम लोगों के पार्टी का जो गठबंधन हुआ है किसी व्यक्ति के साथ नहीं हुआ, दल के साथ हुआ। तो कांग्रेस से तो हम लोगों का बहुत पहले से अलायंस है और सीट बंटवारा जो है वो तो जनवरी से ही बातचीत हम लोगों की चल रही है। वो तो उसी टाइम से सारी बातें तय हो चुकी थी, तो ज्यादा कुछ इस पे हम टिप्पणी नहीं करना चाहिए। तो बिहार में महागठबंधन में मचे घमासान पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि सीट शेयरिंग में कांग्रेस जैसी नेशनल पार्टी की बेबसी दिखाई दे रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने पप्पू यादव को बिन पैंदी का लोटा करार दिया। देखिए, कांग्रेस थका हारा, लाचार, बेबसी उनकी दिखाई पड़ रही है। एक क्षेत्रीय पार्टी जो परिवारवादी पार्टी है, एक राष्ट्रीय पार्टी को अपने शर्तों पर समझौता करने के लिए विवश कर दी और वह पार्टी बेबसी के साथ समझौता कर ले। जब पहले राउंड का नामांकन समाप्त हो गया, उसके बाद सीट शेयरिंग